आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक लेजेंड की हैसियत रखते हैं। इन्होंने कई फिल्में लिखी और कई कामयाब फिल्में लिखी, जिसमें के अंदर एक हाल ही के अंदर इंतहाई कामयाब पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट है। तो सर पहले तो यहीं से शुरू करते हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट आपने लिखी, क्या इंस्पिरेशन थी, क्या ख्याल आया कि दोबारा कहानी को लिखा जाए? ये मेरा ख्याल नहीं था। मैंने तो अपने ख्याल से जो फिल्म लिखी थी वो थी वैशी जट। आप यूं समझ लें कि वैशी जट वो जड़ थी जिसमें से ये दो तीन पौधे निकले जिनमें मौला जट थी। वही किरदार लेके मौला जट में उसमें नूरी नत और दारो नतनी के करेक्टरों का इजाफा था। उसके बाद जट लंदन बनी, अब लेजेंड ऑफ मौला जट बनी। तो मौला जट, अब ये तीन फिल्में अगर आप देखें तो मैं इनको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के तीन दौर समझता हूँ। मेरे से पहले पंजाबी फिल्म या गाने से शुरू होती थी या कॉमेडी से शुरू होती थी, और कॉमेडी फेड इन कर ली, फेड आउट की, कहानी फेड इन कर ली, इस किस्म का ये हज़ी कादरी साहब का स्टाइल था। और तनवीर काजमी साहब दूसरे राइटर थे, वो मज़ारे और जागीरदार की, वो जागीरदार का जुल्म और मज़ार की बगावत इस टाइप की फिल्में लिखते थे। तो मैं जब आया तो मैंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री दी ली, तो मेरे साथ एक दफ़ा मुलाकात हुई थी। एक डायरेक्टर थे बड़े मशहूर, एम अकरम साहब। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुला के ना, मेरा उनका तारुफ नहीं था, मैं वैसे गुजर रहा था तो बुलाया, तो कहने लगे, काका तू रोज है ਇੱਥੇ आ जाना बस्ता चुक के, मैं तुम्हें देखता है कभी किधरे बैठा हो ना, कभी किधरे बैठो ना, तुम इधर क्या करने आए हो? तो मैंने कहा जी मैं राइटर बनने आया हूँ। तो वो बड़े हैरान हुए, कहते हैं यार मेरी बात सुनो, इस वक्त जो राइटर पंजाब के ऊपर लिख रहा है वो हज़ी कादरी है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता पंजाब क्या है। मज़ारे और जागीरदार का जो मसला है उस पर तनवीर काज़मी साहब लिख रहे हैं, और जो कानून और ये बदमाशी और ये वो इस किस्म के, इस पर मोहम्मद कमाल पाशा लिख रहा है, आगा इम्तियाज़ कुरैशी लिख रहा है। जो सोशल कहानी है वो बशीर नियाज साहब लिख रहे हैं जो इंडोर है। अदरवाइज कहानियां जो है वो अजीज मीठे साहब लिख रहे हैं। तुम्हारी जगह कहाँ बनेगी, तुम्हें सुनेगा ही कोई ना। कितना साल हो गया तुम्हें घूमते हुए? मैंने कही मुझे 6-7 साल हो गए। कहता जाओ यार कोई काम कर लो, ये अपनी जिंदगी बर्बाद न करो। उनका जो ये कहना था ना, इसने मुझे झंझोड़ा कि वाकई मुझे कुछ अपने आप को चेंज करके लाना पड़ेगा तो लोग सुनेंगे, वरना कोई नहीं सुनेगा। तो उसके बाद मैं कहानियां बनाता रहा। तो ये अब मैं अल्लाह की अता ही समझता हूँ, क्योंकि ना मेरा कोई उस्ताद है। ज़हनी तौर पर मैं उस्ताद अपना हज़ी कादरी साहब को मानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि वो पंजाबी के शेक्सपियर थे, और उनसे बड़ा राइटर पंजाबी का शायद ही कोई आए। तो मैं उनकी फिल्में देखता था, लेकिन फिल्म लिखने का फ़न, कहानी सुनाने का फ़न, स्क्रीन प्ले, ये मैंने शाम गरीबा में अल्लामा रशीद तुराबी साहब से सीखा। जिस तरीके से उन्होंने करबला का नक्शा खींचा वही स्क्रीन प्ले था, और जिस तरीके से उन्होंने उस कहानी को सुनाया वही कहानी थी। जिस तरीके से उन्होंने शुरू करके जहाँ एंड किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी। तो मुझे पता चल गया कि कहानी का ये स्टाइल होना चाहिए, जब सुनाऊं तो कहानी ऐसे सुनानी चाहिए, और जब बनाऊं तो स्क्रीन प्ले ऐसे होना चाहिए। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो फिर अल्लाह ने अता किया। मैंने पंजाबी फिल्म वहां से शुरू की जहां पंजाबी फिल्म खत्म होती थी। मैं उसकी टेम्पो को मैंने इतना फास्ट कर दिया, बीच में से कॉमेडी भी निकाली और फजूल किस्म की फाइटें निकाली, और विलन को मैंने पहली दफा अनटचेबल रखा। तो वो फिल्म देखने के बाद जब उसका सेंसर प्रिंट चला, तो जो एक स्टूडियो ओनर थे, मलिक इशफाक उनका नाम था, उनको हसन अस्करी साहब ने फिल्म दिखाई। तो वो फिल्म खत्म हुई तो उठ के भाग गए। हम उनके पास गए, अस्करी साहब ने कहा जी आपने कोई राय नहीं दी? तो वो कहने लगे, उसको ज़रा प्यार से डांट के गाली दे के कि यार पहले मैंने गोली सिर दर्द की मंगाई है, वो मैं खा लूँ, जब सुकून आएगा तो फिर है। ये तुमने फिल्म बनाई, चिखम धाड़ हा हो, ये कोई स्टाइल है? मैं बड़ा मायूस हुआ। कौन सी फिल्म थी वो? उस फिल्म का नाम वैशी जट था, वो मेरी अच्छा, पहली फिल्म। वैसे। मैं बड़ा मायूस हुआ, लेकिन जब फिल्म लगी कोकब जी, तो उसने पूरी ट्रेड का, फिल्म का फॉर्मेट जो था वो बदल दिया। और जो राइटर उस वक्त थे, उन राइटरों के पास प्रोड्यूसर ने जाना छोड़ दिया। उन्होंने वही चीज़ मांगी जो एक स्टाइल मेरा था,
तो वो स्टाइल किसी के पास था नहीं। तो उसका रिजल्ट ये हुआ आहिस्ता आहिस्ता कि हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मेरे पास आता गया, उन राइटरों के से दूर होता गया, और मैं, जिसे आप आम पंजाबी ज़ुबान में कहें, पंजाब के अल्लाह की रहमत से छा गया मैं इंडस्ट्री पर। तो ये 75 की बात है, 8 अगस्त को पहली फिल्म रिलीज हुई थी। उसके बाद फिर तूफान आई, जग्गा गुज्जर आई, लाहौरी बादशाह आई, राजू राकट आई, आखिरी मैदान आई, ये सारी सुपरहिट फिल्में थी। उसके बाद मौला जट आ गया। तो मौला जट जो बनी थी वो इस तरह बनी थी कि मेरे पास सरवर भट्टी साहब एक खाका ले आए थे, और उसमें दारू नतनी और माखा और ये थे, और उसका नाम उन्होंने रखा हुआ था बग्गा भट्टी। अच्छा। तो मैंने उसको जब देखा, मैंने कहा यार ये बग्गा भट्टी तो नाम इतना अच्छा नहीं है। मैंने उसका नाम मौला जट रखा, और वैशी जट के जो किरदार थे वो नूरी नात और दारू नतनी के साथ मिक्स कर दी। अच्छा। यूं मौला जट बन गई। तो मौला जट की जो कहानी है वो तो खैर सिर्फ इतनी थी कि एक लड़की की इज्जत को एक आदमी लूटने की कोशिश करता है, और वो कहता है कि इसके बदले तुम्हें बहन देनी पड़ेगी, और वो सारी फिल्म वो शादी के पर थी। और असल उसकी हाईलाइट डायलॉग्स थे जिन्होंने तमाम कैरेक्टर्स को अमर कर दिया। मेरे डायलॉग्स ने उनको अमर कर दिया, और उनकी डायलॉग डिलीवरी ने, उस स्टाइल ने मेरे डायलॉग्स को अमर कर दिया। मौला जट बन गई। उसके बाद फिर एलिजा मौला से पहले मौला जट्टी बनती रही, आपके सामने ही है। हिंदुस्तान में भी कापी हुई, यहाँ भी स्टाइल वही चलता रहा। अब तीसरा दौर शुरू हुआ। उस वक्त भी अल्लाह की रहमत से फिल्म के इंडस्ट्री का फॉर्मेट मैंने बदला। मौला जट से जो स्टाइल था वो भी अल्लाह ने मुझे अता किया, और आज जिस मकाम पर इंडस्ट्री खड़ी है, और जो अब वीएन आ गया है लेजेंडर मौला जट का, उसने तमाम प्रोड्यूसरों को और डायरेक्टरों को, सिर्फ यहाँ पाकिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान के डायरेक्टरों को भी और प्रोड्यूसर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब क्या बनाएं कि जो व्यूअर है उसने जिस अंदाज से लेजेंड मौला जट को रिसेप्शन दी है कि इससे आगे हम क्या करें। तो इसने एक यूं समझ लें कि एक दीवार खड़ी कर दी। इसका प्रोड्यूसर को फायदा भी हुआ, इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ, नाम गया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का फर्स्ट टाइम। इससे पहले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में बाहर जाती हैं, लगती भी रही हैं, बिजनेस भी उन्होंने किया, लेकिन कोई 4 हफ्ते चल गई, कोई 3 हफ्ते चल गई, कोई 2 हफ्ते चल गई, कोई 10 दिन चल गई, और बिजनेस कर दिया। लेकिन उससे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कोई इमेज या नाम नहीं पैदा हुआ, और हमारी इंडस्ट्री का मकाम यही रहा कि यहाँ कोई अच्छी फिल्म नहीं बनती। ये पहली फिल्म है जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया। बिल्कुल। और मुझे आते हैं फोन चंडीगढ़ से और बम्बे से मेरे दोस्तों के, मेरा एक प्रोड्यूसर भी है जिसकी कहानी मैंने लिखी है, वो कहता है नासिर साहब आपकी फिल्म ने बम्बे के तमाम प्रोड्यूसर जो उनको परेशान कर दिया। वो सर जोड़कर बैठकर सोच ये रहे हैं कि जैसे कि अभी यार वो लेके 45 करोड़ की फिल्म है, वो कहते हैं हमारे ये 45 करोड़ या ये 18 करोड़ बनता है। तो 18 करोड़ की फिल्म ने 550 करोड़ की बनी फिल्म RR का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, और अभी चल रही है। तो उसके सामने जितनी फिल्में लगी वो चली भी नहीं, खा वो इंग्लिश लगी, खा वो इंडियन लगी या तमिल लगी। तो वो सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, पाकिस्तान इस मेयार की फिल्म बना सकता है। तो अब वो पाकिस्तान का नाम जो है इंडस्ट्री का, वो वैनकूवर तक चला गया, यूरोप तक चला गया, नॉर्वे चला गया, अब चाइना में भी कुछ महीने बाद लगने वाली है। तो ये तीसरा दौर है। इस दौर में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अब प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर हैं, जो 2 करोड़ की 2.5 करोड़ की फिल्में बनाने की सोचते थे या बनाते थे, वो कोकबजी दौर खत्म हो गया। अब खत्म हो गया। अब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को सोचना होगा कि क्या बनाना है। खुद मेरे सामने ये दीवार है। जिस वक्त वैशी जट थी तो उस दीवार को मौला जट ने तोड़ा। जब मौला जट के बाद मैंने लेजेंड ऑफ मौला जट साइन की तो सब ने मुझे कहा कि तुम अपनी इज्जत गंवा बैठोगे, क्योंकि वो मौला जट बनी थी तो ये क्या बनेगी और क्या चलेगी, लोग देखने नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने फिर एक ही मेरे जहन में बात थी कि मैंने अपने पास तो कभी भी कुछ लिखा नहीं, वो अता करता मैं लिख देता हूँ। तो जब उसने इतना अता किया तो ये भी अता कर दिया, उसने अता कर दिया, उसका रिजल्ट आपके सामने। और ये मैं पिछले 8 सालों से, जब से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री यहाँ खत्म हुई है, तो प्रोग्राम होते हैं और उसमें हर एंकर ने मेरे से ये सवाल किया और हर एक से किया
कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल कैसे हो सकता है। हम्म, तो मुझे पता है मेरे सीनियर डायरेक्टर जो हैं, मेरे बड़े अच्छे प्रोड्यूसर और बड़े एक्टर जो हैं, हम्म, किसी ने कहा जी देखे टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए, गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, नया स्टूडियो होना चाहिए, जदीद लेबॉर्ट्री होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरे से जब भी सवाल होता मैं तो मुख्तसर जवाब देता था कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल जब भी होगा पंजाबी फिल्म से होगा, और उस फिल्म से होगा जो लाहौर से बनकर हिट होगी। अब आपके सामने लाहौर से बन के फिल्म हिट होगी, और रिवाइवल जो है आज हर आदमी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के फलता फूलता और नए फल निकलते हुए देख रहा है। और अब कई इन्वेस्टर जो हैं वो सोच रहे हैं कि फिल्म हम बनाएं, और मैंने जब वैसे फिल्म साइन की है और बड़े सोच समझ कर साइन किया है, वो शायान की जस्को उनकी कंपनी है, तो उन्होंने मेरे से कहा कि फिल्म बनानी है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। तो मुझे पता था कि ये मेरे से सवाल करेंगे कि जी कोई कहानी सुनाए, तो मैंने उनको एक ही जवाब देना था कि जी अभी मेरे जहन में वो कोई ऐसी कहानी जो नहीं है जिसको मैं लिखूं तो मैं समझूं कि मैं मौला जट से आके कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि हम गामा पर फिल्म बनाना चाहते हैं, तो एक सेकंड में मैंने यस कर दिया, क्योंकि एकदम मेरे जहन में वो माहौल आ गया, वो हिंदुस्तान का 1880 वाला माहौल, वो दौर, और पहलवानी और अखाड़े और ढोल और राजे महाराजे अंग्रेज सब कुछ। मैंने कहा ये हम बनाएंगे। तो आजकल मैं वो स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिन्होंने मेरी लेजेंडरी मौलाजट पसंद की है वो इस फिल्म को ज़रूर देखने आएंगे और मायूस नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, गामा में की आपने बात की, तो ये एक पंजाब की ही कहानी है। और कौन सी? गामा, हाँ जी। तो आपका क्या ख्याल है कि जो मतलब बाकी जो लोग हैं, ये तो या तो इंट्रोडक्शन होगी गामा की, जो लोग नहीं जानते, या लोग इसको देखेंगे क्योंकि एक पहलवान पे कहानी है और वो भी 1960 में जिनकी वफात हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है, आप इसको किस तरह एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से दिखाएंगे, या किस तरीके से दिखाएंगे कि लोग के लिए ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो उसमें? ये तो देखें इस वक्त तो मैं आपको नहीं बता हाँ। सकता, क्योंकि ये मेरी कहानी के अपने राज हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं बना रहे, हम बायोग्राफिक फिल्म बना रहे हैं, लेकिन कमर्शियल अंदाज में बना ठीक रहे है। हैं। हम गामा के जितने भी सीक्वेंस लेंगे उनमें हम उसकी रियलिटी को और जो एक्चुअल थे वो ही रखेंगे, लेकिन वो सीक्वेंस या वो कुश्तियां क्यों हुई, कैसी हुई, वजह क्या थी, वो मेरी अपनी सवाबदीद है। ठीक। कुश्ती होगी, जशको साहब की होगी, वो अनबीटन भी रहेगा, रहीम पहलवान के साथ भी कुश्ती होगी, वो या बच्चा था उसकी कुश्तियां थी, वो भी होंगी, ये सारा कुछ होगा। और वो उसने फिर शादी की, उसका एक जो असल वाकया उसकी जाती लाइफ का वो भी हम रखेंगे कि उसके 4 बेटे हुए, एक 2 साल का मर गया, कोई 3 साल का मर गया, कोई 1.5 साल का मर गया, और एक आखिरी चौथा बच्चा जो था वो 13 साल का मरा। और उसके बाद गामा चुप हो गया, और एट दैट टाइम ही वाज 40 years old। उसके बाद वो बोला नहीं है, खामोश रहा। तो अब पब्लिक सोचेगी इस फिल्म में विलन कौन होगा। होता है ना फिल्म में एक वो जैसे मौला जट में नूरी नाथ था, तो इस किस्म के लोग होते हैं, तो भाई विलन कौन हो गया, पहलवान का विलन कौन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा जो चैलेंज करता वो होता है ना विलन। तो उससे तो पब्लिक मुतमिन नहीं होगी, क्योंकि वो तो पब्लिक को पता है पहले से कि जिसने जो भी कुश्ती लड़नी है इसने जीतना है। अब ये कमाल अल्लाह मुझे अता करेगा जो उससे मैं मांग रहा हूँ आज, जब भी आजकल मैं बैठता हूँ कि या अल्लाह इसमें मैं इंटरेस्ट कैसा रखूँ कि वो लोग जो कुश्ती जानते हैं कि ये ऐसे हुई थी, तो वो भी इसको शौक से देखें और इसको कामयाब करें, और मैं अपने मुल्क का कल्चर और वो सारी चीज़ों को साथ लेकर चलूँ। तो मुझे यकीन अल्लाह मुझे देगा, क्योंकि इससे पहले भी एक इस किस्म का कैरेक्टर चैलेंजेबल आया था मेरे सामने। सजाद गुल साहब ने मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा कि उनकी मैंने हसीना 420 फिल्म लिखी थी, बड़ी सुपरहिट गई थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उसने कहा यार मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ सलमान रुश्दी पर। तो जिस राइटर को भी मैंने बुलाया ना, मैंने बेशुमार राइटर को बुलाया, वो कहते हैं कि इस पर फिल्म नहीं बन सकती। तो कहते मैं पूछता हूँ क्यों, तो वो ये कहते हैं कि देखिए जी सलमान रुश्दी के बारे में हर बंदा जानता है, वो वहाँ जिंदगी जिला वतनी की काट रहा है लंदन में, और पहरा वहाँ पुलिस का उसके अंदर वो रहता है, और उसने किताब लिखी, उसका जुर्म एक ही है कि उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में
और कलाम पाक में कुछ गड़बड़ की बातें लिखी हैं। तो कहता है जी उसका तो विलन ही कोई नहीं, और क्या हम उसका एंड दिखाएंगे, वो तो जिंदा है। मारते हैं तो पब्लिक कहेगी कि वो तो जिंदा है, आप लोगों ने मार दिया। जिंदा रखते हैं तो पब्लिक कहेंगे कि फिर इस फिल्म का क्या एंड हुआ कि एक दुश्मन रसूल जो है उसको आपने खत्म नहीं किया। तो अभी वो बातें कर रहा था, मैंने कहा सजाद साहब आप ये मेरे ऊपर ही छोड़ दें, मैं जो भी एंड करूंगा पब्लिक मानेगी। कह ले ये ठीक है। वो उसी वक्त मेरे जहन में आ गया था कि मैंने इसका एंड क्या करना है। तो उस फिल्म का नाम था क्या नाम था, जंगजू गुरीले नाम था, या पता नहीं इंटरनेशनल गुरीले नाम था, कुछ इस किस्म का नाम था। तो सजाद गुल साहब की फिल्म में जान मोहम्मद जुम्मन डायरेक्टर थे, और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरहिट फिल्म हुई, और उसमें मैंने उसकी डेथ की थी। लेकिन मैंने पब्लिक को हिलने नहीं दिया, इस तरफ ध्यान ही नहीं जाने दिया कि सलमान रुश्दी लंदन में बैठा और जिंदा है। मैंने मार दिया उसको। तो इसी तरह ये जो गामा पहलवान है, इसके मेरे से एक दो आदमी ने क्वेश्चन भी किया है, यार गामा पहलवान का विलन कौन होगा। मैंने कहा ये गामा पहलवान का जो विलन होगा गामा पहलवान से बड़ा होगा, छोटा विलन तो नहीं होगा। कहते वो कौन होगा, मैंने कहा फिल्म में देखेंगे। अच्छा ये बताएं, आपकी हम दोबारा इस पे आते हैं, आपकी जो मौला जट की जो आपने मूवी बनाई थी, उसने एक चीज इंट्रोड्यूस की थी, गंडासा। जी, लोगों को पता चला गंडासे गंडासा इंट्रोड्यूस हुआ था वैशी जट में। हाँ, मौला जट में नहीं हुआ ये। मौला जट में गंडासा था, इसमें भी गंडासा है, लेकिन इसका आगाज जो है वैशी जट से हुआ है। तो वैशी जट में आपने जब आपके ने गंडासा इंट्रोड्यूस कराया फिल्म में, और फिर उसके बाद मौला जट, और अब ये तो, लेकिन इसके बीच में गंडासा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ पंजाबी सिनेमा में। तो आप क्या समझते हैं कि ये वही इंस्पिरेशन थी जो आपने दी थी वैशी जट से लेके, और फिर वो मुख्तलिफ राइटर्स यूज़ करते रहे इसको? देखे ना, ये तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत से ये मेरा क्रेडिट है कि मैंने एक फिल्म लिखी, उसमें मैंने गंडासा इंट्रोड्यूस कराया, और सारे राइटरों ने उसको गंडासे को यूज़ किया। मैंने तो किसी को यूज़ नहीं किया अल्लाह की रहमत से। मैं तो अच्छा सोचता हूँ, बुरा सोचता हूँ, अपने तौर पर सोचता हूँ। और गंडासा जो है मैंने जो इंट्रोड्यूस करवाया था, वो एक सिंबल था गैरत की, गैरत का, कि जब इज्जत और गैरत आपके खतरे में आए तो आपको गंडासे की चूड़ी चढ़ानी पड़ती है। और वो गंडासे की चूड़ी वैसी जट में चढ़ी, पब्लिक ने पसंद की। वही चूड़ी मौला जट में चढ़ी, पब्लिक ने पसंद की। वही चूड़ी लेजेंड मौला जट में चढ़ी, तो पब्लिक ने क्लैप की। अब आप तीनों फिल्में अगर आपने देखी है, तो वैशी जट में जो चूड़ी चढ़ी वो पहली रील में चढ़ी, और जो मौला जट में चूड़ी चढ़ी वो आखिरी रील में चढ़ी। जो लेजेंड और मौला जट में चूड़ी चढ़ी वो इंटरवल पे चढ़ी। ठीक, अच्छा, लेकिन ये अल्लाह ने कमाल मुझे दिया कि मैंने किस मौके पर क्या करना है। लेकिन ये भी एक कहा जाता है कि ये इस गंडासा ने फिल्म में, पंजाबी फिल्म का जो गंडासा कल्चर था, उसने भी हमारे सिनेमा को यकसानियत का शिकार बना के उसको, मतलब उसके क्या कहना चाहिए कि जवाल में थोड़ा सा उसका भी किरदार है इस गंडासा, क्योंकि यकसानियत बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वो सिनेमा के अंदर लोगों का, फिल्मों का जो जो आपको पता है, एक सिनेमा की जो एक पूरी देखिए जी, डाउनफॉल, मैं तो इसलिए ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरी पहली फिल्म वैशी जट थी, गंडासा था उसमें। मौला जट में गंडासा है, लेजेंड मौला जट में गंडासा है। एक फिल्म मैंने रोशन जट लिखी, उसमें गंडासा है। एक फिल्म मैंने जट इन लंदन लिखी, उसमें गंडासा है। ये मेरी 5 फिल्में हैं। 414 फिल्मों में से 5 फिल्में जिसमें मैंने गंडासे को यूज किया है, और वो पब्लिक ने लाइक किया। बिल्कुल। इसके अलावा मैंने किसी फिल्म में गंडासा नहीं यूज किया। इसके बाद जिन लोगों ने गंडासा यूज किया और उनको उसके मुताबिक उसको आनर नहीं दे सके गंडासे को, या हाइट नहीं दे सके, वो फिल्में फेल हुई, तो उनकी तो इंडस्ट्री जवाल की तरफ जा सकती, कह सकती है। मैं इसलिए नहीं कहता, मानता कि भाई फिल्मों में यकसानियत थी, कि वैशी जट से लेकर सखी बादशाह तक 374 फिल्में मेरी जो रिलीज हुई, वो 374वीं फिल्म थी सखी बादशाह, वो भी सुपरहिट थी। मैं कैसे मान लूं, मेरी 374 फिल्मों में 247 फिल्में सुपरहिट हैं, और बाकी ऐसी फिल्में जो जिनको आप बी क्लास या गुड बी क्लास कह सकती हैं, कि उनमें भी प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हुआ, यानी बिजनेस के हिसाब से कामयाब फिल्में थी। तो मैं नहीं मानता कि वो इंडस्ट्री में जवाल की तरफ गया। अगर गंडासा इंडस्ट्री को जवाल में ले जाता तो आज गंडासे को ही तो हिस्ट्री बना दिया, गंडासे ने हिस्ट्री बनाई ना।
आज मैं इस वक्त जो बैठा हूँ, कल तक जो जुमा था 91 करोड़ और 79 लाख जो है वो यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में उसका बिजनेस है। तो मैं कैसे मान लूँ कि जी गंडासे को लोगों ने यकसानियत की वजह से नहीं देखा। हाँ, अगर कल फिर गंडासे पे हर राइटर लिखना शुरू कर देगा तो साफ जाहिर है कि उसमें तो वो फिल्में फ्लॉप होंगी। अच्छा, आप इन जनरल क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो एक अपने उरूज पर थी बड़े सगीर के अंदर, और फिर वो होते होते जो है वो बिल्कुल एक ज़माना ऐसा था कि साल में कोई एक फिल्म भी नहीं बनी, कुछ साल ऐसे भी गुजरे, तो आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या थी? इसकी एक वजह नहीं है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कलम जो था उसको हुर्मत नहीं दी गई। कलमकार को वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर, वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जिसका वो मुस्तहिक था। उसको वो मुआवजा नहीं दिया गया जिसका वो अहल था और उसको देना चाहिए था। तो इग्नोर किया राइटर को। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के आप देखें, मैं जो इसका गोल्डन पीरियड समझता हूँ, वो अपना जो पीरियड है उसको गोल्डन मैं नहीं कहता। मेरे से पहले जो पीरियड था वो गोल्डन था, यानी 47 से लेकर 60 तक का जो दौर है वो गोल्डन है, बल्कि 65 तक भी आप कह सकती है। देखिए उनमें कैसी कैसी फिल्में बनी और कौन कौन लोग थे। सैफुद्दीन सैफ जैसे लोग, उसमें कतील शिफाई जैसे लोग, फैज़ अहमद फैज़ जैसे लोग, सादत हसन मंटो जैसे लोग, कृष्ण चंद्र जैसे लोग, और डायरेक्टरों में जनाब नज़ीर साहब, नज़ीर अजमेरी साहब, SM यूसुफ साहब, मसूद परवेज़ साहब, अपना खुदा आपका वाले परवेज़ मलिक साहब, कौन कौन से, शरीफ नैयर साहब, नजरुल इस्लाम साहब, ये डायरेक्टर थे। और इतनी शाहकार फिल्में बनी, आज भी आप उन फिल्मों को देखें आप झूमते रह जाएंगे। जिनमें अगर शायरी है तो शायरी भी ऐसी, देखें आज से 60 साल पहले एक शायर गाना लिखता है तो उसमें वो बोल लिखता है कि हमें पत्नी मरना भी आता है, शिवी मारा पर गाना था। उसमें एक मिसरा कतील शिफाई साहब ने लिखा था, खिलाफे ज़ब्ते उल्फत हमको मर जाना भी आता है। अब देखिए ये क्या तरतीब थी। और अनपढ़ लोग देखते थे उन फिल्मों को जिसमें इल्म था, जिनमें शऊर था। सैफ साहब के करतार सिंह देखें, हीर रांझा देखें, पतन देखें, अपना घूंघट देखें, शहीद देखें, जरका देखें, ये अमन देखें, और फरंगी देखें। क्या फिल्में थी और क्या लोग थे। खलील कैसर, अनवर कमाल पाशा, अहमद शुजा पाशा, वो लोग चले गए। और वो चले गए तो उनकी जगह नए लोग आए नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को ना सोसाइटी ने ओन किया ना हुकूमत ने ओन किया। ये बेसिक वजह थी। अगर सोसाइटी ओन करती, राइटर की, एक्टर की इज्जत होती और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की इज्जत होती। मुझे याद है कि मैं जब नया नया आया था 73 में, तो मैं मकान ढूंढने लगा। 75 में मेरी 76 में शादी हुई, तो मैंने पहले मकान ढूंढना शुरू किया। तो मेरे से पूछते थे जी आप काम क्या करते हैं। मैंने कहा जी मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ। इतना सुनने के बाद दरवाजा बंद कर देते। 3 दिन मैं मकान ढूंढता रहा, मकान नहीं मिला मुझे। तीसरे दिन एक बेवा औरत ने मुझे मकान दिया, और वो इसलिए दिया कि वो बड़ी लड़ाकी थी। एक दिन उसका किराया लेट होता तो पूरा मल्ला सर पे उठा लेती थी। उसके घर में रहता कोई नहीं था और मुझे मकान देता कोई नहीं था, तो मैंने वो मकान ले ली। लेकिन जब मैंने 2 साल के बाद अपने घर में शिफ्ट हुआ, मैंने बनाया, तो वो उस औरत को मैंने रोते देखा। कहती मैंने आप लोगों जैसे किराएदार नहीं देखा, मुझे ऐसा किराएदार नहीं मिलेगा। मैं तो समझती थी आप लोग शराबी होंगे, पत्नी क्या गुण गपाड़ा करते होंगे ये। तो वो जो है ना कि हमें फिल्म इंडस्ट्री वालों को कंजर समझना, 2 नंबर का आदमी समझना, और उनकी इज्जत ना करना, कोरियोग्राफर को नाचा कहना, म्यूजिक डायरेक्टर को मरासी कहना, और जो गाने वाले हैं उनको पत्नी वो क्या कहना। तो जब ये रिस्पेक्ट होगी, अगर तो मुझे वहां सेकंड लाइन तो नहीं ना बनेगी। आप प्रोफेशन उसमें अपने बच्चों को लेके जाएंगी जहां जहां आपकी इज्जत होगी। तो आप अपनी बेटी को भी ले जाएंगी, बेटे को भी ले जाएंगी। जब आप ही देखती कि मुझे वो इज्जत नहीं मिलती, आप चलो जिस भी मजबूरी में फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, तो आप वहां अपनी औलाद को नहीं लाएंगी। जिन समय मुकाबला करने को कहते हैं बम्बे का, वहां 5वीं नस्ल काम कर रही है।
कोई प्रोड्यूसर, कोई हाँ। डायरेक्टर ऐसा नहीं है जिसका बेटा बेटी माँ बेब कोई बिल्कुल, काम ना कर रही हो। बिल्कुल। क्यों? कि वो उनको देवी देवता का दर्जा देते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि यार ये फनकार लोग हैं, ये अल्लाह की तरफ से अवतार है, उतरे हुए हैं। हम जो लोग हैं, अब आपको क्या बताएं कि हमें क्या समझते हैं। ये तो अब आके कुछ तालीम आम हुई यार, आज जो है ओन करते हैं लोग। आज हीरोइन की भी रिस्पेक्ट है, आज 2 नंबर का उसको नहीं समझा जाता। अब इंडस्ट्री को कोई कंजर या इस किस्म का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? कि तालीम ने शऊर दे दिया कि नहीं यार ये लोग हम में से ही है। तो लेकिन अब वक्त गुजर गया, जिस वक्त इस चीज की जरूरत थी उस वक्त नहीं थी। वो दरिया का पानी जो खुश्क होता, अब दरिया खुश्क हो गया, बिल्कुल। अब नई बर्फ जमेगी, फिर पिघलेगी, फिर कुछ दरिया होगा। चलेगा। हाँ। वो जो बर्फ है वो लेजेंड ऑफ जो मौला जट ने पिघला दी। पिघला दिए। अब वो वहां से दरिया शुरू हो गया। अब इसमें वो अब शिरकत करते रहेंगे। अब कराची के डायरेक्टर है नदीम बेग है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है। यासर नवाज बहुत अच्छा डायरेक्टर है। नबील कुरैशी बहुत अच्छा डायरेक्टर है। ये जिसने फिल्म बनाई है ये टिच बटन में देखिए, वो कासिम मुरीद बहुत अच्छा डायरेक्टर है। डायरेक्टर जितने अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, कराची के पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और राइटर भी बहुत अच्छे हैं। अब वो अगर थोड़ा सा पंजाबी का फार्मर, सिर्फ कमी क्या है कि उनकी फिल्म में जो यहाँ के लोग कहते हैं कि जी वो ड्रामे में गाना लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। ड्रामे में गाने नहीं है, वो स्क्रिप्ट लिखते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि उनका स्क्रिप्ट देख के या फिल्म देख के यूं लगता है जैसे इस किस्म की फिल्में हम पहले कई बार देख चुके हैं। क्यों? कि वो जिस फॉर्मेट पे चल पड़े वो बॉलीवुड में चल रहा है, वो स्टाइल बॉलीवुड का है। वहां से कॉपी किया, सीक्वेंस भी उस हिसाब से ले लेते हैं, वो ट्राई भी वही करते हैं, डायलॉग भी स्टाइल के लेते हैं। तो ठीक है, वो एंजॉय तो करवाते हैं, फिल्म हिट भी हो जाती है, सब कुछ है। लेकिन वो फिल्म जो इन्वेस्टर को ये सोचने पे मजबूर कर दे कि यार मुझे भी फिल्म बनानी चाहिए, वो लेजेंड ऑफ मौला जट है। वो मौला जट थी, वो वैशी जट थी, या पहले दौर की फिल्में थी जैसे करतार सिंह थी, जैसे आपको बताया वो बनी फिल्में। उनको देख के हर आदमी सोचता था कि यार मुझे भी फिल्म प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो अब ये आगे हैं ये डायरेक्टर, और फिल्म बनाए, और पंजाबी की फिल्म बनाए। पंजाबी का व्यूअर्स तरस चुका है। ये क्यों किया इसने इतना बिजनेस, लेजेंड ऑफ मौला जट ने? अरसा दराज से पंजाबी फिल्म आई कोई नहीं, और जो आई है वो जो फिल्में हैं उनको हम फिल्म भी नहीं कह सकते आपके सामने, ना वो फैमिली के लिए ना कुछ है। लोग कहते हैं जी फैमिली ने फिल्म देखना छोड़ दीजिए, एक्शन नहीं देखते। आप जाकर ये मेरी फिल्म में देखें, आपको बच्चे भी नजर आएंगे, आपको औरतें भी नजर आएंगी। अच्छा, आखिर में एक बताएं कि आपने जितनी फिल्में लिखी तो आपको सबसे ज्यादा किस अदाकार ने काम किया, मेल फीमेल दोनों, अगर आपको कुछ? मेरे साथ तो पाकिस्तान ने के हर किरदार ने और हर एक्टर ने काम किया जी। और ये भी मुझे क्रेडिट है कि ये उर्दू के आर्टिस्ट जो थे, फनकार, तो ये हमारे पंजाबी के फनकारों से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। मतलब हमें 2 नंबर का काम, जैसे जैसे आज पश्तो की है वैल्यू, तो यार ये पंजाबी रह ये। अल्लाह की रहमत से वो फिर जब पंजाबी फिल्म मेरी सुपरहिट होना शुरू हुई तो पंजाबी फिल्में बनना शुरू हुई, उर्दू फिल्में कम बनना शुरू हो गई। और फिर एक स्टेज आई, वहीद मुराद साहब ने पंजाबी में काम किया, कमाल साहब ने किया, नदीम साहब ने किया, मोहम्मद अली साहब ने किया, सुधीर साहब ने किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबरा शरीफ ने भी किया, शिरानी बेगम ने भी किया, शबनम ने भी किया। तो हर एक ने मेरे साथ काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो है मर्दों में मेरे साथ सुल्तान रेड्डी ने काम किया, मुस्तफा कुरैशी साहब ने काम किया, और औरतों में आसिया बेगम का मेरे साथ बहुत ज़्यादा साथ रहा। उसके बाद फिर अंजमन के साथ बहुत साथ रहा, फिर सहमा जी आ गई, उनके साथ बहुत साथ रहा, नरगिस के साथ बहुत साथ रहा, रीमा के साथ बहुत रहा, रेशम के साथ बहुत रहा, और नादरा के साथ भी काम किया। तो सभी के साथ काम किया, सबके साथ। लेकिन अपनी कहानी में सबसे ज्यादा कौन सा अदाकार आपको फिट लगता था? मैं जो पंजाबी फिल्म में लिखता था जी, मुझे तो जब तक राय और कुरैशी साहब जिंदा थे, मैंने तो उनके अलावा लिखते नहीं था, मैं तो सामने उनको रख के लिखता था। तो अब जो एक्टर हैं उनको, ये एक्टर उस टाइप के नहीं है कि इनको सामने रख के कोई कहानी लिखी जाए। हाँ, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, इनसे आप परफॉर्मेंस जितनी मर्जी हो ले सकते हैं,
लेकिन वो होता है ना एक टिपिकल हाँ, स्टाइल, हाँ, जैसे मतलब है वो इंडिया में है कि अमिताभ का अपना एक स्टाइल था, दिलीप साहब का अपना एक स्टाइल था, तो उस स्टाइल का तो नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बन जाएंगे। अब बन फिल्म में आप देखें, ये जो फिल्म है लेजेंड ऑफ मौला जट, इसमें आप देखें कि हर एक्टर का एक वर्थ बनती जा रही है, उसके हर हर एक को, हर एक्टर ने कैच किया आइडियंस को, सबके लिए कैची रहे, और कई आर्टिस्टों को फिल्में भी मिल गई हैं। तो मैं मुस्तकबिल में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अच्छा देख रहा हूँ। खैर मैं तो कभी भी मायूस नहीं हुआ ज़िंदगी में, और अल्लाह के वो बात मुझे बड़ी पसंद भी है और याद भी है। वो कहता है मेरे से बेहतरी की उम्मीद करो, मैं बेहतर करूँगा। तो उससे बेहतरी की उम्मीद है, इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच।